नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ऊंचाई का आधार श्रेष्ठ मूल्य और संस्कार। बात बहुत समय पहले की है। महाराष्ट्र में किसी एक जगह एक गुरु का आश्रम था। दूर दूर से विद्यार्थी उनके पास अध्ययन के लिए आया करते थे। इसके पीछे कारण यह था कि गुरुजी नियमित शिक्षा के साथ व्यवहारिक शिक्षा पर भी बहुत जोर देते थे। उनके पढ़ाने का तरीका भी अनोखा था। वे हर बात को उदाहरण देकर समझाते थे, जिससे शिष्य उनका गूढ़ अर्थ समझ सके और उसे आत्मसात कर सके। वे शिष्यों के साथ विभिन्न विषयों पर शास्त्रार्थ भी किया करते थे, यानी चर्चा या डिस्कशंस भी किया करते थे, ताकि जीवन में यदि उन्हें किसी से शास्त्रार्थ करना पड़े तो वो कमजोर ना पड़े। एक बार एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, आज मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। गुरुजी बोले, ठीक है, लेकिन किस विषय पर? शिष्य बोला, आप अक्सर कहते हैं कि सफलता के लिए सीढ़ियां चढ़ चुके मनुष्य को भी नैतिक मूल्य नहीं त्यागने चाहिए। उसके लिए भी श्रेष्ठ संस्कार रूपी बंधन में बंधा होना आवश्यक है। जबकि मेरा मानना है कि एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मनुष्य का इन बंधनों से मुक्त हो जाना आवश्यक है। अन्यथा मूल्यों और संस्कारों की बेड़ियां उसकी आगे की प्रगति में बाधक बनती है। इसी विषय पर मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, यानी डिस्कशन या डिबेट करना चाहता हूं। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी कुछ सोच में डूब गए और बोले कि हम इस विषय पर शास्त्रार्थ अवश्य करेंगे, लेकिन पहले चलो बाहर चलकर पतंग उड़ाएं और पेच लड़ाएं। आज मकर संक्रांति का त्योहार है। इस दिन पतंग उड़ाना एक शुभ माना जाता है। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य खुश हो गया। दोनों आश्रम के बाहर मैदान में आकर पतंग उड़ाने लगे। उनके साथ दो अन्य शिष्य भी थे, जिन्होंने चक्री पकड़ रखी थी। जब पतंगे एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गई तो गुरुजी शिष्य से बोले, क्या तुम बता सकते हो कि ये पतंग आकाश में इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंची? शिष्य बोला, गुरुजी, हवा के सहारे उड़कर ये ऊंचाई तक पहुंच गई। इस पर गुरुजी ने पूछा कि अच्छा, तो फिर तुम्हारे अनुसार इसमें डोर का कोई योगदान नहीं है? शिष्य बोला, मैंने ऐसा कब कहा? प्रारंभिक अवस्था में डोर ने कुछ भूमिका निभाई, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पतंग को डोर की आवश्यकता नहीं रहती। अब तो आगे की ऊंचाई वो हवा के सहारे प्राप्त कर सकती है। अब अब देखिए गुरुजी, डोर तो इसको इसकी प्रगति में बाधक ही बन रही है ना। जब तक मैं इसे ढील नहीं दूंगा यह आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, इस तरह मेरी आज की बात सिद्ध हो गई। आप स्वीकार करते हैं ना इसे? शिष्य के प्रश्न का गुरु ने कुछ जवाब नहीं दिया और बोले कि चलो अब पेच लड़ाते हैं। इसके पश्चात दोनों पेच लड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में पेच नहीं लड़ रहे हो, बल्कि दोनों के बीच पतंगों के माध्यम से शास्त्रार्थ चल रहा हो। अचानक एक गोता खाकर गुरु ने शिष्य की पतंग को काट दिया। कुछ देर हवा में झूलने के बाद पतंग जमीन पर आ गिरी। इस पर गुरु ने शिष्य से पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी पतंग तो जमीन पर आ गिर गई। तुम्हारे अनुसार तो उसे आसमान में और भी ऊंचाई को छूना चाहिए था, जबकि देखो, मेरी पतंग अभी भी अपनी ऊंचाई पर बनी हुई है, बल्कि डोर की सहायता से ही यह और भी ऊंचाई तक जा सकती है। अब क्या कहते हो तुम? शिष्य कुछ नहीं बोला। वह शांत भाव से सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, दरअसल तुम्हारी पतंग ने जैसे ही मूल्यों और संस्कारों रूपी डोर का साथ छोड़ा, वो ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरी। यही हाल हवा में भरे गुब्बारे का भी होता है। वह सोचता है कि जब मुझे
किसी और चीज की जरूरत नहीं और वह हाथ से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हाथ से छूटता है उसकी सारी हवा निकल जाती है और वह जमीन पर आ गिरता है। गुब्बारे को भी डोरी की जरूरत होती है, जिससे बंधा होने की वजह से ही वह अपने फूले हुए आकार को बनाए रखता है। इस तरह जो हवा रूपी झूठे आधार के सहारे टिके रहते हैं, उनकी यही गति होती है। शिष्य को गुरु की सारी बात समझ में आ चुकी थी और पतंगबाजी का प्रयोजन भी। शास्त्रार्थ के इस अनोखे प्रयोग से अभिभूत वह अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह मकर संक्रांति का सच्चा ज्ञान है। आज से तुम्हारे जीवन का सूर्य भी उत्तरायण की ओर प्रगति करे और बढ़ते दिनों की तरह तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करो। इस प्रकार जब वे अपने शिष्य को आशीर्वाद दे रहे थे, तो थोड़ी ही दूर पर आपस में लड़ते दो शिष्यों की आवाज सुनाई दी। उन दोनों शिष्यों को आश्रम में आए ज्यादा समय नहीं हुआ था। गुरु ने शिष्यों के पास जाकर उनसे पूछा कि क्या बात है, क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों। एक शिष्य बोला, गुरुजी, आज मकर संक्रांति के दिन मैं आपको तिल के लड्डू खिलाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा दोस्त कहता है कि पहले वो खिलाएगा। जब विचार मेरे मन में पहले आया तो पहले मैं खिलाने का अधिकारी हूँ, या पहले मुझे आपको खिलाने का अधिकार है, लेकिन ये बेईमानी कर रहा है। मुझे इससे ईर्ष्या हो रही है। आप ही बताएं कि क्या उचित है। गुरुजी बोले, बच्चों, तुम दोनों की भावनाओं को मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी भावना में अभी इस त्योहार की सच्ची भावना सम्मिलित नहीं है, इसलिए तुम आपस में झगड़ रहे हो। मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू इसी भाव से खिलाए जाते हैं कि हमारे बीच जो भी मतभेद या मनभेद हो वो नष्ट हो और हम बैर भाव भुलाकर मीठा मीठा बोले। इसलिए लड्डू देते वक्त कहा जाता है कि तिळ गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला, यानी तिल के लड्डू लो और मीठा मीठा बोलो। और तुम कितना मीठा बोल रहे हो ये तुम दोनों खुद ही आपस में डिसाइड कर लो। अतः मकर संक्रांति के सच्चे भाव को आत्मसात करते हुए पहले मुझे नहीं, एक दूसरे को तिल के लड्डू खिलाओ। गुरु की बात सुनकर शिष्यों ने आपस में एक दूसरे को तिल के लड्डू खिलाए और गले लग गए। क्या बात है, कितना अनोखा है ना इस गुरु का अपने शिष्यों को समझाने का तरीका। वे न केवल अपने शिष्यों को सिखा गए, बल्कि आज भी हम जैसे लोगों को सिखा रहे हैं। तो आज मकर संक्रांति पर आपसे भी एक आग्रह है कि आज भी जब आप काम पर जाएं तो तिल के लड्डू अपने साथ ले जाएं और सभी स्नेहीजनों के साथ इसे सहकर्मियों को अवश्य खिलाएं। जिसके साथ आजकल आपकी पटरी नहीं बैठ रही हो उसे विशेष तौर पर खिलाएं। हाँ, शर्त यह है कि भाव भी शुद्ध होना चाहिए। लड्डू खिलाने के साथ ही आज से उससे मीठी मीठी बातें करना भी शुरू करें। कुछ समय बाद निश्चित ही आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके दफ्तर की हवा भी बदलेगी। लेकिन याद रहे कि आप अपनी सफलता पर फूल मत जाना, वरना वही होगा जो पतंग और गुब्बारे के साथ हुआ। यही है आज का मैनेजमेंट ज्ञान। अब बस मुझे भी तिल के लड्डू खिलाने के लिए जाना है। आज के मैनेजमेंट ज्ञान में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक धन्यवाद।